Good morning. Today is 24th of July 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल, पिछले साल महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा सोशल बाइकआउट यानी सामाजिक बहिष्कार के अगेंस्ट में एक कानून पास किया गया था। अब प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई है इस कानून को और बाकी स्टेट्स को भी इसी तरह का कानून बनाना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस आर्टिकल से हम निकालेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है, कैटालोनिया एक जगह है स्पेन के अंदर में, कैटालोनिया अलग होना चाहता है स्पेन से, तो इसी के रिगार्डिंग में आने वाली 1 अक्टूबर को एक रेफरेंडम आयोजित हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से भी। बीच का आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है पेपर 3 यानी इकोनॉमिक्स के लिए। इन्फ्लेशन के बारे में डिफरेंट नैरेटिव्स पेश किए जा रहे हैं, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है आंध्र प्रदेश के एक फेमस म्यूजिशियन बालाकृष्णा के बारे में है। पर्सनैलिटी सेंट्रिक आर्टिकल है, रीजनल आर्टिकल है, एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। इस पेज पे भी आज कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। ये आर्टिकल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ये द हिंदू का इंटरनल आर्टिकल है, कौन सी न्यूज़ को कितनी प्रायोरिटी दी और क्यों। नीचे जो आर्टिकल है ये बुक से रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। एक इंडियन एक्सप्रेस का, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट में काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं, तो उन पे चर्चा करेंगे हम। और पहले की जो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 है वो क्यों फेल हुआ है, डिफरेंट स्टेट्स के बीच में जो रिवर्स के डिवीजन को लेकर जो विवाद है वो सुलझाया क्यों नहीं जा सका है इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 से, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो भी हम डिस्कस करेंगे जो कि गंगा रिवर के ऊपर में है। अभी हाल फिलहाल में एनजीटी ने 2-3 डिसीजंस लिए हैं, उन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स टाइम्स का जो आर्टिकल है उससे। सबसे पहले देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा सोशल बाइकआउट के अगेंस्ट में जो कानून पास किया गया है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये थोड़ा बेसिक्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। काफी बार आपने देखा होगा इनफॉर्मल विलेज काउंसिल्स यानी खाप पंचायत जो हैं, कई बार कुछ इंडिविजुअल्स का, कुछ ग्रुप्स का, कुछ कम्युनिटीज का सामाजिक बहिष्कार कर देती हैं। किस कारण कर देती हैं? देखिए, खाप पंचायत के काफ़ी सारे मान्यताएं होती हैं। अगर कोई इंडिविजुअल, कोई ग्रुप, कोई कम्युनिटीज़ उनके द्वारा जो मान्यताएं मानी जाती हैं उनको अगर नहीं मानता है कोई इंडिविजुअल, तो इसलिए उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगली स्लाइड पर छोटी सी केस स्टडी है। एक पर्सन थे रेगड़ डिस्ट्रिक्ट के, इन्होंने माउंटेन फतेह की, माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतह किया, लेकिन इनका जब ये गांव में पहुंचे तो इनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। कारण क्या था? कारण था इनकी वाइफ ने जींस पहनी थी और मंगलसूत्र नहीं पहना था, तो इस कारण से इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। और भी काफ़ी सारे रीजंस हैं, जैसे इंटरकास्ट मैरिज या फिर एक ही विलेज में मैरिज, तो कई बार काफ़ी सारे कारण हैं जिनकी वजह से सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। और किस फॉर्म में होता है सामाजिक बहिष्कार? जिस पर्सन का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है उनको इंपॉर्टेंट एसेंशियल सर्विसेज से भी वंचित कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई उनसे बात नहीं करेगा, या फिर इवन एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की जो सर्विसेज हैं उनको यूटिलाइज नहीं करने दिया जाएगा, कम्युनिटी हेल्थ को नहीं यूज करने दिया जाएगा, जो भी पब्लिक फैसिलिटीज हैं उनको भी नहीं यूज करने दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों से वंचित रखा जाता है। जो एसेंशियल चीज़ें हैं, डेली यूज की जो चीज़ें हैं, उनसे वंचित रखा जाता है। ऐसी चीज़ें आपने देखा होगा जब स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ते हैं, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ में जैसे फॉर एग्जाम्पल एका मूवमेंट चल रही थी, तो उस समय में लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ में सोशल बाइकआउट किया था। तो अब जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कानून पास किया है इसमें प्रॉपर सजा का प्रावधान है। गांव का जो भी व्यक्ति इन सब चीजों में भेदभाव करता है किसी दूसरे पर्सन से जिसका सोशल बाइकआउट हुआ है सो कॉल्ड, तो उसके खिलाफ में 1 लाख का फाइन मिलेगा और 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो ये सब जो पीनल प्रोविजंस हैं काफी ज्यादा सख्त कर दिए हैं इस कानून के अंदर में। काफी अच्छा कानून है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा पास किया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो कानून पास किया गया है उसमें ह्यूमन राइट्स के जो डायमेंशन हैं उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया है। क्योंकि देखिए, जो मोरालिटी है सबकी अलग अलग होती है। जींस पहनना ना पहनना सबकी अलग अलग सोच है, सबकी अलग अलग चॉइस है। सामाजिक रूप से किसी पे इस तरह की जो चीजें हैं वो इंपोज नहीं की जा सकती। सोशल एक्सेप्टेंस जो है, बाकी चीजों को लेके कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं मानता है, तो ये इन सब चीजों के कारण में आप किसी को आइसोलेट नहीं कर सकते। आज जो समाज है काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है और काफी ज्यादा फ्रीडम मिली हुई है हमारे संविधान में भी। तो इस तरह का जो कानून है सोशल बाइकआउट जो है वो सही स्टेप है एक राइट डायरेक्शन में। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ चैलेंजेस आएंगे इसको इंप्लीमेंट करने में। जैसे एग्जांपल के तौर पे आर्टिकल कहता है कि लीगल चैलेंज हो सकता है इस आर्टिकल के अगेंस्ट में। पहले भी इसी तरह कानून पास किया गया था 1949 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे
1962 के अंदर में इनवैलिडेट कर दिया था। रीजन क्या था? दाऊदी बोहरा एक कम्युनिटी है, वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी उस कानून को लेकर जो 1949 में बनाया गया था सोशल बाइकॉट के अगेंस्ट में। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी ने कहा कि एक वायलेशन है, हमारे पास में अधिकार है, हम अपने रिलीजियस अफेयर्स को किस प्रकार से रेगुलराइज करेंगे, रेगुलेट करेंगे। हम चाहें तो किसी ग्रुप को, किसी इंडिविजुअल को मना कर सकते हैं ताकि वो हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में शामिल ना हो। उस समय में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था, मान लिया था उन्होंने दाऊदी बोहरा की कम्युनिटी की जो मांग थी, जो आर्टिकल नंबर 25 की जो मांग है, राइट टू रेगुलेट द रिलीजियस अफेयर्स। लेकिन अब जब लीगल चैलेंज आएगा अगर इस एक्ट के अगेंस्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट को काफी लिबरलाइज व्यू लेना होगा इस एक्ट के रिगार्डिंग में। वे फॉरवर्ड में क्या है? वैसे तो देखिए आर्टिकल नंबर 17 जो है वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ में है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है। लेकिन समाज के कुछ दूसरे वर्ग, कुछ दूसरे इंडिविजुअल्स भी हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट से नहीं बिलोंग करते, लेकिन उनके साथ में भी काफ़ी गलत व्यवहार होता है जिनका सोशल बाइकआउट होता है। तो एक सही स्टेप है, फिर से वे फॉरवर्ड में कहा जाता है कि सही स्टेप है उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, और ये एक टेम्पलेट का काम कर सकता है डिफरेंट स्टेट्स के लिए कि वो भी इसी तरह का कानून पास करें और लोगों को अगर उनको अधिकारों से वंचित रखा जाता है तो उनके अधिकार उनको दिए जाएं। दूसरी डायमेंशंस भी कुछ हम ऐड कर सकते हैं इसमें जो आर्टिकल में नहीं है, जैसे आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 हमारा ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी इन सभी ग्राउंड्स के आधार पे किसी भी पर्सन से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। आर्टिकल नंबर 21 भी है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सोशल हार्मनी। कई बार देखिए इस प्रकार से अगर खाप पंचायत के द्वारा या फिर इनफॉर्मल विलेज काउंसिल के द्वारा अगर सोशल बाइकआउट हो जाता है तो विलेज की जो हार्मनी है, सोशल हार्मनी है, भाईचारा है, वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है। डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन्स पैदा हो जाती हैं। तो अगर मान लीजिए इस तरह कानून होगा तो सोशल बाइकआउट नहीं होगा और जो समाज में टेंशन्स पैदा हो जाती हैं वो भी नहीं होंगी। तो ये जो पास किया है कानून वो सोशल इंक्लूजन लेके आएगा, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन ऑल द स्फीयर्स, यानी समाज के सभी सेक्शंस के अंदर में इक्विटी लेके आएगा। तो ये कुछ दूसरी डायमेंशंस है जो हम आर्टिकल के अंदर में ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है? पेपर 1 में सोसाइटी के टॉपिक्स में इसका क्वेश्चन आ सकता है, यानी क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि रिसेंटली जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा कानून पास किया गया है सोशल बाइकआउट के अगेंस्ट में, उसको प्रेसिडेंट के एसेंट मिल गई। इस कानून के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो आप डिस्कस कीजिए और क्यों ये एक अच्छा स्टेप है राइट डायरेक्शन में। तो वो सब कारण आप बता सकते हो। डिफरेंट जो डायमेंशंस हमने अभी डिस्कस करी कि इक्वालिटी लेके आएगा, टेंशन्स को कम करेगा, तो अच्छा आंसर्स आप लिखिएगा यहाँ पे। चलिए अगला आर्टिकल आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आर्टिकल है कैटालोनिया से रिलेटेड। कैटालोनिया देखिए यहाँ पे जगह है स्पेन के अंदर में, ये जगह है, ये स्पेन से अलग होना चाहता है ये प्रोविंस जो है। काफ़ी सारे कारण हैं इसके, कुछ बेसिक्स जान लेते हैं इस इशू के बारे में। देखिए आर्गुमेंट ये दिया जाता है जब स्पेन बना था तो डिफरेंट किंगडम्स एक साथ आए थे, डिफरेंट कल्चर्स था उन किंगडम्स के अंदर में, और उन्होंने डिसाइड किया था कि ठीक है अलग से देश बनाते हैं ताकि हमारे एक साथ अगर इंटरेस्ट रहेंगे तो वो अच्छे से काम करेगा। यानी एक रेवोल्यूशन की बदौलत नहीं आया था। इबेरियन पेनिनसुला के अंदर में डिफरेंट किंगडम्स थे, डिफरेंट कल्चर्स तो उनका था, उन्होंने एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया था। तो अब कैटालोनिया के द्वारा आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि अब फिर से हम एक पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं, हम अलग होना चाहते हैं स्पेन से। और दूसरे जो कारण बताए जाते हैं उन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। कैटालोनिया ओवर टैक्स्ड है, काफी ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है, यहां से टैक्स लेके स्पेन के बाकी हिस्सों में खर्च किया जा रहा है। आर्गुमेंट यह दिया जाता है मेनलैंड स्पेन के द्वारा कि काफी अमीर है, काफी डेवलप्ड है कैटालोनिया, तो कैटालोनिया पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहां से ज्यादा टैक्स वो दें ताकि स्पेन के दूसरे हिस्से भी डेवलप हो सकें। इसके अलावा कैटालोनिया के द्वारा एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि हमारे कल्चर को प्रॉपर ढंग से, हमारे कल्चर पे ध्यान नहीं दिया जाता। काफी स्ट्रॉन्ग हमारा कल्चर है, और लेकिन कैटालोनिया के बाहर स्पेन में तो हमारे लिटरेचर पे ध्यान नहीं दिया जाता, और लेकिन वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में कैटालोनिया का जो लिटरेचर है वो पढ़ाया जाता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है हमारे से। आगे काफ़ी सारे और भी चीज़ें बताई जा रही हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो जैसे अभी वहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन इमर्ज होकर आ रही है वो सब डिस्कस की गई है इस आर्टिकल में। जैसे वहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर को जो कैटालोनिया को रेफरेंडम आयोजित हो रहा है, तो जो भी पैसे अब दिए जा रहे हैं कैटालोनिया को वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते रेफरेंडम के प्रचार के लिए। तो आर्टिकल कहता है कि इससे तो सेपरेटिस्ट की जो टेंडेंसीज हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। पहले से कैटालोनिया कहता है कि आप हमें प्रॉपर पैसा नहीं देते, अब आपने ये भी कह दिया जो पैसा आप दे रहे हो वो रेफरेंडम के लिए नहीं यूज करोगे। तो वैसे तो देखिए कैटालोनिया अलग नहीं होगा स्पेन से, उसके लिए काफ़ी सारे कारण हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कभी अलग होने नहीं देगा जो स्पेन का सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वहाँ का एक आर्टिकल है आर्टिकल 155। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 155 कहता है कि
अगर मान लीजिए अलग होता है स्पेन से कोई हिस्सा है तो ये संविधान की भावनाओं के खिलाफ में है। तो ये सब कारण है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा स्पेन के ऊपर में, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब ये कुछ लोग मांग करने लगे कि रेफरेंडम आयोजित होना चाहिए हमारे देश के अंदर में भी, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में या फिर देश के कुछ दूसरे राज्यों में। तो ये क्यों गलत है भारतीय संविधान के हिसाब से? तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे आपको बात बताना चाहता हूँ। हमारा जो देश है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म मॉडल है, होल्डिंग टुगेदर, और यूएसए का है कमिंग टुगेदर। क्या फर्क है इन दोनों में? इन दोनों में फर्क ये है, कमिंग टुगेदर का मतलब पहले यूएसए डिस्कस करते हैं। यूएस में जो डिफरेंट प्रोविंस हैं वो एक साथ आए, उन्होंने डिसाइड किया कि एक देश बनाते हैं, एक फेडरेशन बनाते हैं, और ताकि हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो अच्छे से काम करेंगे। लेकिन इंडिया का ऐसा केस नहीं है। इंडिया पहले देश बना था, फिर वहां पे स्टेट्स में डेवलपमेंट लाने के लिए उनके कल्चर्स को ताकि सहेज के रखा जा सके, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया है इंडिया को। यानी जब देश आजाद हुआ था तो सिर्फ शायद 14 स्टेट्स थे, अब जाके 29 स्टेट्स हो गए हैं। तो इनका जो था वो कमिंग टुगेदर था, डिफरेंट प्रोविंस एक साथ आए थे। हमारे अंदर में जब हमारा देश आजाद हुआ था सिर्फ एक आइडेंटिटी थी, इंडिया। बाद में डेवलपमेंट लाने के लिए अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया, आगे भी किया जा सकता है। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल दर्जा प्राप्त है, वो भी कुछ रीजंस थे उसके पीछे, इसी वजह से उनको स्पेशल दर्जा दिया गया था। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट कारण है। बाकी तो आप काफ़ी डायमेंशंस इसमें ऐड कर सकते हो कि अभी जो है वो हमारे देश में जनता जो है बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है, तो उनकी जो ओपिनियन है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, और ये सब आप कारण डिस्कस कर सकते हो। ताकि जो अगर मान लीजिए ओपिनियन को मैनिपुलेट किया जाएगा तो इमोशंस बाहर निकल के आएंगे, तो इमोशनल बेस पे कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। अगर जनता डेवलप्ड हो, जनता जागरूक हो, तो उसके बेस पे अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो इस बारे में कुछ सोचा भी जा सकता है। तो फिलहाल हमारे देश में ऐसी सिचुएशन नहीं है कि रेफरेंडम जैसी चीज़ आयोजित हो। बाकी जो भी आप कारण है सोच सकते हैं इस बारे में। अगला आर्टिकल इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में जो आंकड़े पेश किए गए, जो इन्फ्लेशन है वो 1.5% तक आ गई है पिछले 2 दशकों के अंदर में, यानी पिछले 20 सालों के अंदर में ये लोएस्ट आंकड़ा है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन जो है काफ़ी पॉलिटिकल सेंसिटिव इशू रहता है, इवन जॉबलेसनेस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इनके बीच में जो रिलेशन है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में वो है फिलिप कर्व। यहाँ पे देखिए, सिंपल एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसे। मान लीजिए थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन रहेगी, तो इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब क्या है? डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है? फैक्ट्रीज जो हैं वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी तो फैक्ट्रीज एक्सपेंड होंगी तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। यानी थोड़ी बहुत जो इन्फ्लेशन रहती है उससे फ़ायदा होता है, एम्प्लॉयमेंट दूर होता है, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होता है और रोजगार मिलता है लोगों को। समझ गए? तो ये थोड़ा सा रिलेशन है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, फिलिप कर्व्स। अब लॉन्ग टर्म अगर रिकॉर्ड देखें तो इंडिया का काफ़ी अच्छा खासा रिकॉर्ड हमारा रहा है इन्फ्लेशन के बारे में। काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज जैसे लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज है वहाँ पे तो इन्फ्लेशन है इवन डबल डिजिट में भी पहुँच गई थी, 15%, 20%, इवन 25%। इजराइल में भी ऐसा देखने को मिला। लेकिन हमारे देश में बात करें, अगर 2010 से 2013 का पीरियड छोड़ दें तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हमारे देश में नहीं रही है, और इसके लिए आरबीआई और जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है उनको श्रेय दिया जाना चाहिए। उसके बाद में दो चीज़ें अगर देखिए, 2 चीज़ें हैं जो इन्फ्लेशन को मैनिपुलेट करती हैं। एक तो है मॉनेटरी मैनेजमेंट। मॉनेटरी मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा मनी चेज कर रहा हो फ्यूअर गुड्स को तो इन्फ्लेशन आ जाएगी। अब सोच के देखिए, मान लीजिए कोई चीज़ की क्वांटिटी है 10, पैसे हैं 100, तो उसके बाद में अब इस 100 रुपये को आप डिवाइड कीजिए डिफरेंट पर्सनस के बीच में, 10-10 के आंकड़े में आप डिवाइड कर दीजिए इसे। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है किसी चीज़ के लिए, जो 10 क्वांटिटीज़ हैं ठीक ठाक है, 100 हैं और 10-10 क्वांटिटी है तो एक एक क्वांटिटी खरीदी जा सकती है। लेकिन मान लीजिए यही अगर रुपए हैं हमारे पास में 10,000 और क्वांटिटी वही है 10, तो देखिए कितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उस चीज़ के लिए। यानी कहने का क्या मतलब है, अगर पैसे ज़्यादा हों और क्वांटिटीज़ कम हो तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मॉनेटरी मैनेजमेंट के अलावा एक दूसरा सेक्टर भी है जो इन्फ्लेशन को मैनिपुलेट करता है, वो है क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे देखिए, इस साल क्या है, बम्पर जो क्रॉप्स पैदा हुई हैं, बम्पर क्रॉप्स पैदा हुई हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, पैसा उतना ही है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो काइंड ऑफ उन चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी, यानी इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। और ठीक वैसा ही देखने को मिल रहा है अभी। तो यानी 2 चीज़ों से इन्फ्लेशन डिफाइन होती है, पैसा कितना है लोगों के पास में और क्वांटिटी कितनी है चीज़ें।
मान लीजिए पैसा अगर लोगों के पास में एकदम से बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, एग्जांपल के तौर पे अब 7th पे कमीशन एप्लीकेबल हो गया, तो बहुत लोगों की जो सैलरीज है वो इंक्रीज हो गई, एकदम से उनके पास में पैसा ज़्यादा आ गया तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं, क्वांटिटी उतनी ही है, प्रोडक्शन उतनी ही हो रही है, लेकिन उनकी तनख्वाह बढ़ने की वजह से उनके पास में पैसा ज़्यादा आ गया है, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा और चीज़ों की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगी इस चीज़ से। और ठीक उसके उलट मान लीजिए अगर पैसा उतना ही है लेकिन जो क्वांटिटीज हैं एकदम से इंक्रीज हो जाती है तो क्वांटिटीज के दाम घट जाएंगे। जैसे यहां पे देखिए हमारे देश के अंदर में जो फूड प्राइसेस हैं, इस जो स्पेशली पेरिशेबल आइटम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहते हैं। कई बार जो प्याज है उसका रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इवन गवर्नमेंट्स भी गिर जाती हैं प्याज के बढ़ते दामों की वजह से, और कई बार बम्पर पैदावार की वजह से जो प्याज है किसान मजबूर हो जाते हैं उसको औने पौने दामों में बेचने के लिए। तो फूड प्राइसेस हैं वो भी ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट में काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, एक फैक्टर है, कंट्रीब्यूट करते हैं, और गवर्नमेंट इन फैक्टर्स को अपने हिसाब से यूज करती है इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर किसी कमोडिटी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उसका स्टॉक होने लगा तो गवर्नमेंट एंटी होर्डिंग एक्ट का यूज़ करते हुए कार्रवाई करेगा उन स्टॉकर्स पे जो एसेंशियल कमोडिटीज़ को जमा करके रख रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट अपने जो वेयर हाउसेज है वहाँ से भी एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो मात्रा है वो रिलीज़ कर देगा ताकि पर्याप्त मात्रा में एसेंशियल कमोडिटीज़ रहें मार्केट के अंदर में और उसका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े। आगे क्या है, तो प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी का एक अभिन्न अंग है, और अभी फिलहाल जो है गवर्नमेंट ने आरबीआई को, ये जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो अथॉरिटी है उसको ये काम सौंप दिया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी की बात करें तो 6 सदस्य होते हैं, इसके 3 जो होते हैं स्पेशली आरबीआई के होते हैं, बाकी जो 3 अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट के पास में तो देखिए और काफ़ी सारे काम है, पहले तो गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कि आप डिसाइड कीजिए, आप मतलब डिसाइड कीजिए पॉलिसीज जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो स्टेबलाइज रहे। कितनी रहे? गवर्नमेंट ने एक टारगेट दे दिया आरबीआई को, 2% से लेकर 6% तक आपको इन्फ्लेशन रखनी है, और अगर आप इससे बाहर जाते हो लगातार 3 क्वार्टर्स के लिए, एक क्वार्टर होता है 3 महीने का, तो इसका मतलब है आप फेल हो गए हो। तो अब यानी प्रॉपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आरबीआई की है। आरबीआई के पास में पहले तो काफ़ी सारे टारगेट्स होते थे, जैसे ग्रोथ रेट को भी बढ़ाना, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, और ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन अब जो मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी है उसके पास में मेन यही काम है जो इन्फ्लेशन को मेंटेन रखना 2% से लेकर 6% तक के बीचों बीच, यानी 4% की विंडो अब मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी को दे दी गई है। उसके अलावा हालांकि देखिए आरबीआई अभी टेक्निकली फेल नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी है लगातार 3 क्वार्टर्स तक जो ये रेंज है 2% से लेकर 6% तक की रेंज है इन्फ्लेशन तक की, उसको मेंटेन नहीं कर पाती है तब उसे फेल माना जाएगा। लेकिन अभी तो सिर्फ थोड़ा ही टाइम हुआ है, इन्फ्लेशन 1.5% तक गई है। और किसने सोचा था जब ये मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी बनाई गई थी, तो किसने सोचा था कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी से ये जो रेंज है वो ब्रीच तो होगी, लेकिन सभी यही सोच रहे थे कि इन्फ्लेशन जो जाएगी वो ऊपर की साइड जाएगी, 7%, 8%, 9%, लेकिन ये तो किसी ने नहीं सोचा था कि नीचे की ओर जाएगी और रेंज को ब्रीच करेगी। अब देखिए लेकिन फोरकास्ट ऐसे की जा रही है, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अपनी प्रेडिक्शन में कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी जो रेंज है वो 2 से 4% तक के बीच में रहने की संभावना है। तो काफ़ी सारे रीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए कि इन्फ्लेशन इतना कम रहेगी। एक तो साफ साफ जो रीज़न बताया जाता है वो बताया जाता है कि जो आरबीआई की जो पॉलिसीज़ हैं, यानी जो रेपो रेट है काफ़ी ज़्यादा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, रेपो रेट वो रेट होती है जिससे बैंक्स जो है आरबीआई से पैसा लेते हैं उधारी पे, और बाद में उसी पैसे को बैंक्स उधार देते हैं इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को, डिफरेंट कंपनीज को, ताकि वो अपने अपने बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकें। लेकिन अब देखिए रेपो रेट का जो है इंटरेस्ट रेट है काफ़ी ज़्यादा है, 6.25%। अब बैंकों को खुद ही अगर ब्याज मान लीजिए पैसा मिलेगा ज़्यादा ब्याज पे, तो वो कितना ज़्यादा ब्याज ले सकते हैं बाद में इंडस्ट्रियल ग्रुप्स या कंपनीज से। अगर मान लीजिए बैंक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स पे देने लगते हैं लोन इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को, तो वो लेंगे ही नहीं। अगर उनके पास में पैसा नहीं होगा, आसान किस्तों पे बैंक्स उनको पैसा नहीं उपलब्ध करवाएंगे, तो वो अपनी यूनिट्स को एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, नए बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, तो देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्रभावित होगी। तो एक ये कारण बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो काफी कम है। तो अब आने वाले 2 हफ्तों के अंदर में एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी की जो मीटिंग है वो फिर से होने वाली है, तो काफी उम्मीद उनसे की जा रही है कि वो रेपो रेट को कम करेंगे और जो बाकी इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको कम करेंगे, ताकि आसानी से पैसा उपलब्ध हो सके कंपनीज इंडस्ट्रीज के पास से। क्योंकि देखिए अगर उनके पास में आसान पैसा उपलब्ध नहीं है तो काफ़ी आपने देखा भी होगा जो एनपीएस की प्रॉब्लम है और ज़्यादा क्रिएट हो गई है, और कई कंपनीज तो वो बैंकरप्ट हो गई हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और अब बाद में एग्जांपल दिया जाता है कि काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जैसे स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जापान, यहाँ पे तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स हैं, और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी जो पैसा है वो आसान किस्तों पर उपलब्ध करवाती है
बैंक्स उपलब्ध करवाते हैं कंपनीज को ताकि वो बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकें। और जबकि इंटरेस्ट रेट्स तो नेगेटिव हैं स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जापान के अंदर में, तो यानी खुली छूट है कंपनीज को कि वो पैसा ले जाएं और बिजनेस इस्टेब्लिश करें और बाद में जब आपके पास में हो तो आप उनको लौटा दें। इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव। तो आगे क्या आता है, आगे ये कहते हैं कि जीडीपी को आगे लेके जाना है तो काफ़ी ज़रूरी है इंटरेस्ट रेट्स को कम करना। लेकिन फिर ये कहते हैं कि कुछ और रीजंस बताए जाते हैं कि इन्फ्लेशन जो है आने वाले समय में बढ़ भी सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जीएसटी के बारे में कहा जाता है। जीएसटी बहुत जो हमारे देश की इकोनॉमी है काफ़ी हद तक सर्विसेज सेंटर्ड है। मतलब वैसे देखिए एग्रीकल्चर जो है काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो मिलती है लोगों को वो एग्रीकल्चर से मिलती है, लेकिन सेंटर्ड है, जीडीपी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है वो सर्विस सेक्टर की वजह से होता है। तो अब जीएसटी के पास होने के बाद में काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिन पे पहले 15% टैक्स लगता था, आज उन पे 18% टैक्स लगेगा। और काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपने हिसाब से जो इनको नुकसान होगा जीएसटी से उसकी भरपाई के लिए इन्होंने और ज़्यादा टैक्स लगा दिया है। तो क्या मतलब निकालें इस चीज़ का? इसका मतलब तो यही निकालें कि गवर्नमेंट ने टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है तो महंगाई ऊपर आएगी, कम नहीं होगी, ऊपर आएगी। कोई चीज़ महंगी मिल रही है तो मतलब महंगाई ऊपर आएगी। 7th पे कमीशन भी अब इंप्लीमेंट हो गया, तो 7th पे कमीशन के इंप्लीमेंट होने के बाद में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, वो खर्चा करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आएगी। आगे लोन वेवियर, किसानों की क्षमता भी बढ़ेगी, उनको लोन को माफ़ कर दिया गया है तो वो भी ज़्यादा खर्च करेंगे, फिर से अपनी खेती पर ध्यान देंगे, डिमांड बढ़ेगी तो फिर से महंगाई ऊपर आएगी। आगे कहते हैं कि अगर कमोडिटी प्राइसेस को देखें वर्ल्ड के अंदर में तो मेटल्स के जो रेट हैं वो काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक संकेत है कि आने वाले समय में महंगाई ऊपर जाएगी। इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस, अब ये क्या चीज़ है इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस? देखिए आमतौर पे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कैसे मैटर करती हैं। अगर मान लीजिए लोगों को ये उम्मीद है, उनकी परसेप्शन ये है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ेगी 10% तक बढ़ेगी। अब फिर इसके बाद में अगर मान लीजिए उनके वेजेस में सिर्फ आप 2% की बढ़ोतरी करते हो तो वो चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे। एम्प्लॉइज बोलेंगे कि 10% तक की एक्सपेक्टेशन है, परसेप्शन है, और आप सिर्फ 2% हमारी सैलरी बढ़ा रहे हो, हम कैसा गुजारा करेंगे। तो आर्टिकल कहता है परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल है। तो परसेप्शन जो है वो ज़्यादा है अभी, और महंगाई इसको हमें टैकल किया जाना चाहिए और उसी के हिसाब से महंगाई को स्टेबलाइज किया जाना चाहिए। वे फॉरवर्ड में क्या आता है? वे फॉरवर्ड में आता है कि देखिए वैसे तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेट, मतलब स्टॉक्स के प्राइसेस का इंक्रीज होना, लेकिन हमारे इंडिया में महंगाई शब्द का जो यूज होता है उसका मतलब निकलता है अफोर्डेबिलिटी यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग। इन्फ्लेशन लोगों को अच्छी नहीं लगती, यानी कहने का मतलब ये है, सॉरी उल्टा है। इन्फ्लेशन तो देखिए ऐसा नहीं है कि लोगों के द्वारा वेलकम नहीं की जाती, लेकिन महंगाई लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यानी प्राइसेस की अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है आसान होनी चाहिए। लेकिन अगर इन्फ्लेशन आती है, जो कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो उससे कोई जनता को दिक्कत नहीं है। ये एक आयरनी है, आपको भी लग रहा होगा कि बात तो सेम ही है, लेकिन वे फॉरवर्ड में इन्होंने यही कहा है। ये कहते हैं कि स्टॉक्स के जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो लोगों को लगता है कि ठीक है, स्टॉक्स में तो कमोडिटीज भी आ जाती है ना, तो लोगों को लगता है ठीक है फायदा हो रहा है, उनके भी पैसा लगा है कमोडिटीज से अंदर में। लेकिन अब अफोर्डेबिलिटी की बात आती है तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। दोनों सेम ही बातें हैं, काइंड ऑफ रिटोरिक है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। अब देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें आर्टिकल नंबर 263 है, 262 है शायद, 262 के अंदर में ऐसा कहा गया है कि पार्लियामेंट अपने हिसाब से डिफरेंट स्टेट्स के बीच में रिवर के डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए कोई भी कानून बना सकता है। तो 1956 के अंदर में सरकार ने यह कानून बनाया, यानी पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया जिसका नाम है द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। लेकिन काफ़ी कारणों की वजह से डिफरेंट स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स थी उनको प्रॉपर ढंग से सुलझाया नहीं जा सका, लिंगरिंग ऑन हो रही है। यानी जो डिस्प्यूट्स 50 साल पहले थी वो डिस्प्यूट्स आज भी व्याप्त हैं और इवन बढ़ गई हैं, पहले से भी ज़्यादा विकराल रूप धारण कर चुके हैं वो डिस्प्यूट्स जो हैं। तो काफ़ी सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये एक्ट था वो सफल नहीं हो सका। कुछ कारणों पर चर्चा करते हैं। देखिए एक कारण तो ये है, शुरू में जब ये एक्ट पास किया गया था तो कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है इसके अंदर में, और काफ़ी सारे कारण बताए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसा कहा जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट यूं कहती है कि जब देखिए एक्ट पास किया गया था तो ये कहा गया था कि हमारे पास में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं है, लेकिन ट्रिब्यूनल के एक्ट के अगेंस्ट में अगर मान लीजिए कोई डिसीजन हमारे पास में आता है तो हम डेफिनेटली उसके अंदर में इंटरफेयर करेंगे। डिले है काफ़ी ज़्यादा होता है, एक जो रिवर पे फैसला देने के लिए ट्रिब्यूनल काफ़ी समय ले लेता है, 10 साल 15 साल, लेकिन फिर भी जो डिसीजन आता है उसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। स्टेट गवर्नमेंट्स जिसके अगेंस्ट में डिसीजन आता है उसकी कंप्लायंस नहीं होती। क्यों? पॉलिटिकल रीजंस हैं। कौन सी गवर्नमेंट ऐसा चाहेगी कि हमारे अगेंस्ट में अगर कोई डिसीजन आया तो उसे हम माने, और सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट एक लेवल के बाद में कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों? इमोशनल इशू है, जनता का इशू है। जनता को कहा जाता है कि देखिए हमारा पानी लिया जा रहा है, तो वोट की पॉलिटिक्स जो है वो नहीं सोल्व करने देती इन इश्यूज़ को। उसके बाद में
जो बेंच होती है वो उनकी जो अप्रोच है वो ब्रॉड बेस्ड नहीं होती, वाटर एक्सपर्ट्स कई बार नहीं होते, पॉलिटिकल विल नहीं होती, जो इंप्लीमेंट करने का अगर मान लीजिए कोई ट्रिब्यूनल जो है वो डिसीजन ले भी लेती हैं तो उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता वर्षों तक। और प्रोलिफरेशन ऑफ केसेस, बहुत सारे केसेस अब सामने आ रहे हैं धीरे 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 करके, लेकिन उसको केसेस को सोल्व करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अब एक नया कुछ फीचर्स यानी नए अमेंडमेंट प्रपोज की गई हैं इस एक्ट के अंदर में, और द इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट अमेंडमेंट एक्ट 2017। तो कुछ नए फीचर्स पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, परमानेंट ट्रिब्यूनल होगी। अब तो क्या होगा, हर एक रिवर के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल होती है। कावेरी के लिए अलग, सतलुज यमुना लिंक के लिए अलग, महादाई रिवर के लिए अलग, हर एक रिवर के डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल का इस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन नए पास हुए एक्ट में एक ही परमानेंट ट्रिब्यूनल होगा, लेकिन बेंचेस अलग अलग होंगी। जो भी डिस्प्यूट आता है वो अलग बेंच को दिया जाएगा और वो बेंच उस डिस्प्यूट को सोल्व करने की कोशिश करेगी। इसमें वाटर एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया गया है। 8 सदस्य होंगे और दायरा जो है वो कमेटी का बढ़ाया गया है, बेंच का बढ़ाया गया है, ट्रिब्यूनल का बढ़ाया गया है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, यानी जो ये किसी भी रिवर को लेकर डिस्प्यूट है वो बेंच तक पहुंचे ही ना, उससे पहले ही एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का इस्टेब्लिश किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि ट्रिब्यूनल पे जाने से पहले ही उस विवाद को सुलझाया जा सके। आगे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज कर सकती है किसी भी कमेटी को कि वो प्रॉपर डेटा मैनेज करें। काफ़ी बार दिक्कत क्या आती है, देखिए डेटा ही नहीं होता। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे कावेरी रिवर को लेकर काफ़ी सारा डिस्प्यूट सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इतना वाटर रिलीज कर दीजिए, कर्नाटका को आदेश दिया था, लेकिन कर्नाटका कहता है कि हमारे पास में पानी है ही नहीं, तमिलनाडु कहता है आपके पास में पानी है। तो डेटा को लेकर काफ़ी विवाद होता है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारी जो चीज़ें हैं अलग से एक एजेंसी को सौंप देगा कि देखिए इतना डेटा है। बाद में जो स्टेट्स हैं डिनाई नहीं कर सकेंगे कि जो ये बातें हैं वो गलत हैं। हालांकि वो अलग बात है कि एंड टाइम पे भी अगर वो इस डेटा को मानेंगे या नहीं मानेंगे। आर्टिकल यही कहता है प्रॉब्लम डेटा की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि स्टेट्स मानते नहीं हैं। अगर ये एजेंसी जो भी अपने फैक्ट्स पेश करेगी कि देखिए इतना वाटर है, इतना आपके पास में, इतना आपके पास में है, तो स्टेट्स मानेंगे नहीं, उस चीज़ को मानेंगे नहीं कि मेरे पास में इतना पानी है। आगे है फिक्स्ड टेन्योर। ये कहते हैं कि मैक्सिमम 5.5 सालों के अंदर में बेंच को एक रिवर के ऊपर में डिस्प्यूट को सोल्व करना है। तो एक टाइम फ्रेम भी रख दिया गया है ताकि लंबे समय तक जो केसेस हैं वो डिले ना हो। तो वे फॉरवर्ड में क्या कह सकते हैं, देखिए जो केसेस सोल्व होंगे वो मीडिएशन और आर्बिट्रेशन से ही होंगे। पॉलिटिकल विल उसके लिए होनी चाहिए, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज होनी चाहिए ताकि एक्ट यानी ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन आता है उसे इंप्लीमेंट भी किया जा सके। मीडिया है उनको भी एक परसेप्शन क्रिएट करनी होगी। आमतौर पर क्या होता है कि मान लीजिए तमिलनाडु या फिर कर्नाटका के बीच में मान लीजिए कोई केस है, तो तमिलनाडु की जो मीडिया है वो और ज़्यादा जो केसेस को भड़का देंगे, ऐसे कहेंगे कि हमारा पानी लिया जा रहा है। कर्नाटका के अंदर में भी बहुत ज़्यादा जो मीडिया है वो स्टेट का साथ देती है। तो होता यह है कि परसेप्शन ऐसी मीडिया के द्वारा क्रिएट की जाती है जो लोगों की जो भावनाएं हैं उससे और ज़्यादा भड़क जाती हैं। बाद में इन इश्यूज़ को सोल्व करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मीडिया को भी ध्यान रखना होगा ताकि वो एक अच्छी भूमिका निभाएं इन केसेस में। क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकता है, यह आर्ग्यू किया जाता है कि जो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट है 1956 का वो फेल हो गया है पूरी तरह से डिफरेंट स्टेट्स के बीच में रिवर को लेकर जो डिस्प्यूट है उसको सुलझाने में। तो इस कंटेक्स्ट में आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है जो भी सैलिएंट फीचर्स हैं इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2017 के। पेपर 2 में ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला जो आर्टिकल है गंगा रिवर से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में एनजीटी ने 2 डिसीजंस पास किए। एक तो जो भी पर्सन कूड़ा फैलाता है, पोल्यूशन फैलाता है गंगा रिवर के अंदर में, फाइन को बढ़ा के 50,000 रुपये कर दिया गया है। उसके अलावा एक जो स्ट्रेच है पूरा उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के बीच में उसे नो डेवलपमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यानी 100 मीटर के दायरे में कोई भी डेवलपमेंट अब नहीं हो सकती। यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन में जो कानून होता है कि 100 मीटर के दायरे में कोस्ट के अंदर में कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती, ऐसा ही कानून एनजीटी के द्वारा गंगा रिवर के ऊपर में पास किया गया। और उसके बाद में देखिए ये कहते हैं कि अभी तक इतने सारे प्रयासों के बावजूद, इतना धन खर्चने के बाद भी गंगा रिवर को साफ नहीं किया जा सका है। गवर्नमेंट बदलती रही लेकिन गंगा रिवर कभी साफ नहीं हुई। तो इसके लिए रिवर बेसिन अप्रोच अपनानी होगी। जिन जिन स्टेट से गंगा रिवर गुजरती हैं उनको अलग अलग अप्रोच अपनानी होगी, रिवर बेसिन अप्रोच अपनानी होगी। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गंगा रिवर को साफ नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, टियर 3 जो पंचायत हैं, सब अगर मिलके एक साथ आएंगे और गंगा रिवर्स को क्लीन करने की कोशिश करेंगे तब जाके गंगा रिवर साफ होगी। अलग अलग चाहे आप कितना ही काम करते रहो, नहीं कर सकोगे आप गंगा रिवर को साफ। अब नितिन गडकरी जो हमारे मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा कि 80,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है गंगा रिवर को साफ करने के लिए। तो ये आर्टिकल कहता है सबसे पहले तो देखिए आपको बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना होगा। गंगा नदी में जो इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स है वो बहा दिया जाता है डेली इतना इतना, आप इस चीज़ पे रोक क्यों नहीं लगाते? 7,300 मिलियन लीटर्स ऑफ सीवेज जो है वो पैदा होता है
हर एक साल यहाँ पे हर एक दिन गंगा रिवर के नज़दीक और जो बहा दिया जाता है, और फैसिलिटी है सिर्फ 2126 मिलियन लीटर्स पर डे डिस्पोज करने की। तो इस कैपेसिटी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इंक्रीज किया जाना चाहिए। उसके अलावा जो अंडर कंस्ट्रक्शन का जो एफ्लुएंट है यानी जो गार्बेज है वो भी बहा दिया जाता है 1200 मिलियन लीटर्स पर डे। तो डेटा इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस याद रह जाए तो अच्छा ही है। तो प्राइवेट कंपनीज ये जो है सब कुछ गार्बेज है वो गंगा रिवर में बहा देती हैं, वो ना बहाएं, इसके लिए सरकार को सबसे पहले कदम उठाने होंगे। और कौन से कदम उठाने होंगे? कैरेट एंड स्टिक। जो नहीं बहाते उनको इनाम देना पड़ेगा, और अगर जो बहाते हैं उनके खिलाफ में डेटरेंस पैदा करनी पड़ेगी, उनको डराना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी, ताकि एक स्पष्ट सिग्नल जाए और दूसरे जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं वो भी इस तरह की चीज ना करें, वो कूड़े को गंगा रिवर के अंदर में ना छोड़ें। वे फॉरवर्ड में क्या है? गंगा रिवर को देखिए साफ करना आसान काम नहीं है, ये तो बिल्कुल सच है, लेकिन बहुत ज्यादा फोकस्ड अप्रोच गवर्नमेंट को अपनानी होगी, पोल्यूटेंट वाइज अप्रोच गवर्नमेंट को अपनानी होगी, सिटी वाइज अप्रोच गवर्नमेंट को अपनानी होगी, बेसिन वाइज अप्रोच गवर्नमेंट को अपनानी होगी, और साइंटिफिक डिटरमाइंड यूजेस होना चाहिए जो भी इनकी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की। और पास्ट जो मिस्टेक्स हमारे यानी भूतपूर्व में पास्ट में जो भी गलतियां हमसे हुई हैं गंगा रिवर को साफ करने को लेके, वो गलतियां हम ना दोहराएं, ऐसी चीज को भी संज्ञान में लेने की आवश्यकता है गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन पेपर 3 में आ सकता है, इन द पास्ट ए लॉट ऑफ एफर्ट्स हैव बीन मेड टू क्लीन द रिवर गंगा। भूतपूर्व में काफी सारे प्रयास किए गए हैं गंगा को साफ करने के लिए, और काफी सारा पैसा भी पानी की तरह बहाया गया है, लेकिन आज भी गंगा को साफ नहीं किया जा सका है। आप अपने सजेशन दीजिए अपनी साइड से कि किस प्रकार से गंगा को साफ किया जा सकता है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। तो इस प्रकार से यूपीएससी कई बार पर्सनल टच भी पूछ लेते हैं, गिव योर सजेशंस, आप क्या सोचते हैं कि कैसे गंगा रिवर को साफ किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। आगे एथिक्स का एक क्वेश्चन है जो आपको लिखना है, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हाउ कैन इट बी डेवलप्ड इन पीपल, हाउ डज इट हेल्प एन इंडिविजुअल इन टेकिंग एथिकल डिसीजंस। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, कैसे डेवलप की जा सकती है लोगों के अंदर में, और कैसे ये सहायता करती है लोग इसकी सहायता से एथिकल डिसीजंस ले सकें। तो ये आपको आंसर इस पे लिखना है। आंसर राइटिंग कहाँ पे करनी है? आजकल डेली कई बार कई लोग पूछते हैं कि कहाँ पे आंसर हम लिख सकते हैं। आंसर देखिए आप लिख सकते हो, OnlyIAS की वेबसाइट है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग काफ़ी अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं डेली के डेली, और उनके आंसर्स में लगातार इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल रही है। तो आप भी उनके आंसर्स पढ़िए, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिल सकता है, और आप आंसर्स भी अपने कोशिश कीजिए, अगर आपको टाइम मिलता है तो आंसर वहाँ पे जाके लिखिए onlyIAS.com के ऊपर पे। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।